गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे डिस्कस किया और लास्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया था जिसमें कि बैंक की बात हो गई थी। तो आज थोड़ा सा हम लोग बैंक की बातें करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनता है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि आजकल के ज़माने में सारे बिजनेसमैन के अकाउंट बैंक में होते हैं और वो पेमेंट में चेक से पेमेंट लेते हैं, चेक से पेमेंट करते भी हैं। इवन अगर आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना है तो वो बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा कैश हो गया बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसके रेफरेंस में हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, थोड़े से रूल आते हैं और हम लोग जनरल एंट्री के बाद जब कैश बुक पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना तो आपको समझना ही होगा। आपको चेक मिलता है, चेक रिसीव होता है, हम लोग उसे कैश मानते हैं। ये रूल इस साल एनसीईआरटी ने चेंज किया है। इस बात को समझ लेना कि अगर आपने किसी और से इस चेक रिसीव, चेक पेमेंट के बारे में डिस्कस किया और अगर वो अपडेट नहीं है तो वो बोलेंगे कि तुम गलत सॉल्व कर रहे हो, या तुम बोलोगे नहीं मेरा सही है तो आप गलत बता रहे हो। तो वो भी सही है क्योंकि वो अपडेट नहीं है अगर उस रूल से जो दिस ईयर चेंज हुआ 2020 में, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप उसको ध्यान से समझेंगे, आप अपने बुक्स में भी उसको ध्यान से देखिएगा। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़े से रूल है, मैं तो आपको ओरल बता दूंगा अभी, लेकिन फिर भी अपनी बुक में आप देखिएगा। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ध्यान से हम इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लोग के पास बुक्स नहीं भी हो सकती है। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिट टू बैंक ऑन द सेम डे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, जिसने आपको चेक दिया है बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर आपने चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया कस्टमर से और नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, तो कैश अकाउंट डेबिट। इस बात को, बाकी चीज़ें हम आपको भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको चेक रिसीव होता है और आप सेम डे बैंक में नहीं जमा करते हो, अपने पॉकेट में रख लेते हो, इट मीन्स कि तुमने कैश रखा है। लेकिन आपको चेक मिलता है और तुरंत बैंक में जमा करते हो, तो तुम ऐसे समझो चेक पाओगे और बैंक में जमा करोगे तो कौन सा पैसा बढ़ेगा? तुम्हारा कैश बढ़ेगा कि बैंक बढ़ेगा? बैंक बढ़ेगा। तुमको चेक मिलता है, तुम उसको बैंक में डिपॉजिट कर, तुरंत इमीडिएट अपने प्यून से बोलते हो जाओ उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो जब वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो अगर तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए पहले से थे और मैंने 50,000 का चेक दिया, तो तुम्हारा बैंक में पैसा हो गया 1,50,000। तुम्हारे कैश में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कैश कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर आपने उसे 50,000 का चेक अपने कैश वाले काउंटर में रख लिया, बैंक में नहीं भेजा, तो तुम्हारे पास जो भी कैश रहे होंगे उसमें 50,000 और ज़्यादा हो गए। तो ये सबसे मेन फैक्टर है। बाकी चीज़ हम लोग कैश बुक आएगी तो समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, paid into bank for opening current account 10,000, goods sold for 50,000 and the amount was deposited into bank, amount withdrawn from bank, goods sold for cash, amount deposited into bank, goods purchase and payment made by check। हम सारे पॉइंट सॉल्व कर देंगे। रूल्स हमारे वही लगेंगे जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के होते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात मैं बीच में ही बोल दे रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखा करें तो ईयरफोन का यूज जरूर किया करें, उससे आपकी जो मेरी वॉइस है वो बिल्कुल 100% क्लियर होती है और आप ध्यान से समझ पाते हो। आइए, तो पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। बिजनेसमैन हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन करता है, हम आप पर्सनल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हो बैंक में, तो ये एज्यूम किया जाता है कि तुम बैंक में पैसे जमा कर रहे हो। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट
और कैश रियल अकाउंट है, तुम्हारे पास से कैश गोज आउट हो रहा है तुम्हारे बैंक की टूवर्ड्स बैंक, तो कैश तुम्हारे पास से गया, क्रेडिट रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे लिखोगे बीइंग ओपनिंग करेंट अकाउंट 10,000। तो मैंने आपको बताया अगर आपको चेक मिलेगा तो आप उसे कैश मानोगे और इमीडिएट बैंक में जमा करेगा तो उसे बैंक मानोगे। ये भी आपको समझाई भी। लेकिन एक बात और, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि तुरंत जमा किया कि बाद में जमा किया, इट विल बी एज्यूम दैट चेक इमीडिएट सेंड टू बैंक। ये मान लिया जाएगा कि चेक तुरंत बैंक में जरूर गया है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो लिखा है गुड सोल्ड 50,000 एंड द अमाउंट आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने गुड सोल्ड किया, बैंक में पैसा भेजा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तुरंत सामान बेचे, पैसा बैंक में भेज दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। थर्ड नंबर के बाद है, नेक्स्ट नंबर है अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकाले। भाई सारा पैसा जब शॉप का सेल होता है बैंक में जमा कर देते हो, तो अगर आपको कैश की जरूरत हो तो बैंक से तो निकालोगे। तो जब बैंक से निकालोगे तो कैश आएगा, आने वाले को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक तो गिवर हो गया, आपको पैसे दे रहा है टू बैंक अकाउंट। $20,000। नेक्स्ट नंबर लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000। तो ये तो सिंपल सा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। नेक्स्ट नंबर है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000 12 डेट को। अगर आपने ओपनिंग करेंट अकाउंट बैंक में पैसे जमा किए लेकिन अकाउंट ओपन किए तब भी वही मतलब हुआ। और अगर तुम पैसा निकालोगे, अगर तुम पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तब भी वही होता है। यानी अकाउंट अगर ओपन करते हो तब भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगी, पैसा बैंक में जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट हो रहा है। और अगर ऐसे भी पैसा नॉर्मली बैंक में जमा करते हो तब भी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर और कैश गोज आउट हो रहा है। लेकिन आप नरेशन से बताएंगे कि ये करंट अकाउंट ओपन करने की एंट्री थी और ये डिपॉजिट करने की। इस बात को नरेशन से क्लेरिफाई हो सकता है। लास्ट एंट्री है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 25,000 14th को। तो आपने गुड्स परचेज किया, डेट है 14, तो परचेज अकाउंट डेबिट। तुम कहीं सामान खरीदे, परचेज डेबिट होता है, बजाय कैश देने के उसको तुमने चेक दे दिया। तो जब चेक दे दिया तो पैसा बैंक से निकलेगा टू बैंक। यहाँ पे सेम डे, तुरंत, इमीडिएट से मतलब नहीं होता है। तो ये पैसा डेफिनेटली आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होगा जिसको तुमने पेमेंट किया। जैसे कार्ड से पेमेंट करते हो तो पैसे कहाँ से निकलते हैं? बैंक से तो निकलते हैं, तो बैंक से अफेक्टेड होता है। और ये अमाउंट है 25,000। जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो कुछ थियरियाँ मिलेंगी, इसलिए अब आप न्यू टॉपिक पे आ रहे हो, उसको ध्यान से समझना। और बहुत ज़रूरत है कि आप इसको बिल्कुल क्लेरिफाई करते चलिए, समझते चलिए, डायरी पे नोट करते चलिए, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा जो बिजनेस होता है, और आपने एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जो हमारा बिजनेस होता है वो चलता रहता है।
आप बिजनेस करते रहेंगे, आपके बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन बीच में एक पड़ाव होता है 1-1 साल का, 12 मंथ, जिसे कहते हैं काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। 31 मार्च आ गया, आप अपनी अकाउंटिंग बना लो। किसी स्कूल में आपका एडमिशन हो गया LKG में, और वो स्कूल इंटर तक चलता है, 12th क्लास तक चलता है, तो आपका एडमिशन जब LKG में हो गया तो ये मान लिया गया कि अब आप इस स्कूल में पढ़ते रहेंगे, लेकिन बीच में पढ़ाव तो आएगा। 1 साल का एग्जाम होगा, पास होगे, फर्स्ट में जाओगे, फिर एग्जाम होगा, पास होगे, सेकंड में, फिर थर्ड में। उसके बीच में भी यूनिट टेस्ट हो रहा है, फेयरली हो रहा है, तो प्री बोर्ड हो रहा है या एनुअल एग्जाम हो रहा है, ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो आप एक क्लास में गए और 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हो, लेकिन बीच बीच में 1-1 साल का एक ब्लॉक बना दिया गया, बट आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो। जब आप LKG में थे तो छोटे से बैग और थोड़ी सी किताबें, फर्स्ट में गए थोड़ा सा और, फिर टेबल चेयर आ गया, फिर ऐसे धीरे धीरे आपको एक रूम दे दिया गया, फिर आपको एक बेड दे दिया गया, कैलकुलेटर दे दिया गया, कंप्यूटर दे दिया गया, लैपटॉप दे दिया गया। जैसे मतलब आपका स्टडी का जो एरिया वो बढ़ता गया, आपके ऊपर पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो भी बढ़ते गए, अब आप बड़े होते गए, लेकिन टोटल तो आपकी स्टडी ही तो है। जब तक आपकी जॉब नहीं मिल जाती, आप एज ए स्टूडेंट हो, छोटे स्टूडेंट हो चाहे बड़े स्टूडेंट हो, ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब जैसे मान लो अभी हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल में कुछ कॉपियां पूरी तरीके से नहीं भर पाई, किसी में 20 पेज खाली, किसी में 15 पेज खाली, किसी में 50 पेज खाली है। बहुत सारी स्टेशनरी भी थी आपके पास, स्केल था, स्टेपलर था, और 2-4-5 पेन भी थे, शार्पनर था, पेंसिल था, इरेजर था, स्कूल का बैग भी था। तो अब जब फर्स्ट क्लास में आ गए तो वहाँ से जो चीज़ें लाने लायक रहेंगी उसको तो ले लोगे ना। उन कॉपी में जो बहुत ज़्यादा पेज आपके बचे हुए हैं उसको भी तो आप ले लोगे, जो पेज बचे होंगे उसको भी आप ले लेंगे, सारी स्टेशनरी भी ले लोगे। स्कूल का बैग अगर बहुत अच्छा है, पिछले साल अभी 4 महीना पहले लिए थे, तो उसको भी ले ही लोगे। तो वो वहाँ से उठ के फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए, कभी फर्स्ट ईयर में गए, सॉरी हाई स्कूल से लेकर के फर्स्ट ईयर में आ गए। अब फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते बैग फट गया तो नया बैग ले लिए, तो सेकेंड ईयर में चला जाएगा, चलता रहता है। आपका जो टेबल चेयर आपको 9th क्लास में आपके पापा ने बोला था, तो अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम उसी में बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने का जो पैड होता है, अगर आपने लिया था अच्छा खासा बढ़िया पैड पर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी काम चल जाएगा, पापा दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अकाउंटिंग के तरीके से समझो कि तुमने पिछले साल, कोई मिस्टर अनिल हैं, उनको 2 लाख का उधारी सामान बेचे थे और 31 मार्च हो गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो जब इस साल आओगे तो इस साल भी अनिल का नाम लिख लोगे डायरी में, क्योंकि हम लोग जब 1 साल खत्म हो जाता है तो सारे बुक्स को बांध के रख देते हैं और नया नया रजिस्टर खरीद लेते हैं, जर्नल का, लेजर का, फाइनल अकाउंट का, सब सारी नई चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन पिछले साल का जो बैलेंस है उसको भी तो ले आते हैं। जैसे मान लो तुमने एक नया मोबाइल खरीदा, पुराना मोबाइल, अब आपको पुराना मोबाइल नहीं चाहिए, खराब नहीं हुआ है या खराब हो रहा है, आपको नया मोबाइल चाहिए। तो जब नया मोबाइल लोगे तो पुराने मोबाइल में देखोगे तुम्हारे फ़ोन बुक में जितने सारे नंबर लिखे होंगे, सबके नंबर नए फ़ोन में नहीं ले जाओगे, क्योंकि जिनसे बात नहीं होती है, जो दूर चले गए, जिनसे तुम्हारा डिस्प्यूट हो चुका है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो तुमको किसी काम का नहीं है नंबर, उस नंबर को नए वाले मोबाइल में नहीं ले जाओगे, बाकी ट्रांसफ़र कर लोगे। यानी पुराने मोबाइल से जो चीज़ें यूजलेस हो गई थी, बेकार की थी, जो ऐप नहीं ठीक था, उसको कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल रिन्यू हो गए। तो जब आप 1 अप्रैल आया, साल का पहला दिन, बिजनेस चलेगा, बिजनेस चल रहा है, 50 ईयर्स हो गए और भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जब 1 अप्रैल आएगा, साल का पहला दिन, तो 31 मार्च तक अगर अनिल से 2 लाख रुपए आपको लेने थे, नहीं मिले हैं, तो 1 अप्रैल को आओगे, अनिल का नाम 2 लाख रुपए लिख लोगे। और अगर रमेश को 1 लाख का सामान बेचे होगे और रमेश ने वो 31 मार्च के पहले ही अपना पेमेंट कर दिया होगा, तो उसको तुम 1 अप्रैल में लिखने वाले नहीं हो। यानी जब 31 मार्च होता है तो तुम एक लिस्ट बनाते हो जितने सारे बैलेंसेज होते हैं,
आज 31 मार्च है, आज मेरे साल का अंतिम दिन है, आज मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर, कार, कैश, बैंक क्या क्या है, और कितने लोगों से उधारी पैसे लेने हैं और कितने लोग उधारी देने हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हो। और जब 1 अप्रैल को आते हो तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हो। यानी आज 1 अप्रैल आ गया तो जो 31 मार्च को मैंने लिस्ट बनाई थी, 1 अप्रैल को किससे कितना पाना है, किसको कितना देना है। जिससे पाना है उसे डेटर बोलते हैं, जिसको देना है उसको क्रेडिटर बोलते हो, और बाकी कितना कैश है, कितना बैंक में जमा है, और क्या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, फर्नीचर, कैपिटल, सब कुछ। जो 31 मार्च को तुमने लिस्ट बनाई उसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, एक एंट्री होती है। और जो 1 अप्रैल को तुमने एंट्री बनाई उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। साल का पहला दिन है, पहले ओपनिंग एंट्री कराओ, पहले ओपनिंग एंट्री लाओ पिछले साल का बचा हुआ चीज। जैसे स्कूल का पहला दिन है, 1 अप्रैल को आपका स्कूल खुल गया, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल को, तो बाबा बोलेंगे चलो बेटा क्या क्या खरीदना बता दो। तो तुम जो 31 मार्च को हाई स्कूल का क्लोजिंग बना रहे थे तो बोले मेरे पास ये जो कॉपी के पन्ने बचे हैं तो 4 कापियाँ हो गई मेरे पास, स्कूल का बैग है मेरे पास, 5 पेन है, स्केल है, स्टेपलर है, और टेबल है, चेयर तो टूट गई है, टेबल है। तो जब 1 अप्रैल को आओगे तो बोलोगे पापा आप तब के कि बेटा आपका एडमिशन तो फर्स्ट ईयर में हो ही गया है, तो क्या क्या खरीदना है। तो बोलो पापा ये लिस्ट है मेरे पास, आज के दिन, आज 1 अप्रैल है, आज मैंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया, आज मेरे पास पापा ये है, 4 कापियाँ हैं, टेबल है, स्कूल का बैग है, और स्केल, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, रबर, ये सब है, तो बाकी ये चीज़ें आप कर दीजिएगा। तो ओपनिंग एंट्री में क्या क्या है, ओपनिंग एंट्री अकाउंटिंग में कैसे बनाते हैं, जैसे डेटर, कैश, बैंक, एसेट्स, डेबिट होता है, और जैसे कि कैपिटल है, क्रेडिटर है, कोई बैंक का लोन है तो ये क्रेडिट होता है। ये बात आपको अभी तक केवल सुन के ही समझना पड़ेगा। क्यों होता है हम एक्सप्लेन तो करेंगे, कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी आगे जब टॉपिक आएगा कुछ, उस समय जब जरूरत पड़ेगी हम आपको उस समय समझाएंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14। जब मैं आपको क्वेश्चन कैमरे में दिखाता हूं तो आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हो, आपको जरूर नोट करना चाहिए। फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी 1 अप्रैल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर में राम, श्याम, क्रेडिटर में अनिल और सुनील, और आपको पहले ओपनिंग एंट्री बनानी होगी। फिर ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये इससे रिलेटेड है। कैसे समझो, मैंने आपको जो भी ओपनिंग एंट्री बनाई है, मैं पहले ये बता दूं, जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा होता हूं कैमरे में, इसलिए आप क्वेश्चन जब खुद देख लेंगे तो बोर्ड पे सॉल्व होगा, तो आप उसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, नोट करना चाहिए। और जब आप बुक आ जाएगी, आप बुक अगर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले ओपनिंग एंट्री का बैलेंस देखें, क्या क्या बैलेंस था। तो आज 1 अप्रैल को मिस्टर राम को जैसे लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये डेटर है, यानी आपको राम से 8,000 रुपये मिलने वाला है। तो मान लो 15 अप्रैल को राम आए और बोले ये 7,800 रुपये ले लो, ये वही राम है जो ओपनिंग एंट्री में 8,000 रुपये से आए थे, 200 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो वो रिलेटेड होते, उससे जुड़े होते हैं। आइए मैं आपको ओपनिंग एंट्री बना के दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ ओपनिंग एंट्री की थ्योरी भी मिलेगी और उसमें वही लिखा होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं और कुछ क्रेडिट होती हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर है 14, अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर में आपके राम और श्याम जो आपके डेटर थे वो उसमें शामिल है।
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारा एसेट्स है, कैश तुम्हारा, बैंक तुम्हारा, जिससे पैसा मिलना वो भी तुम्हारा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन मटेरियल सब तुम्हारा, वो डेबिट होता है। और जो तुम्हारा अपना नहीं है वो क्रेडिट होता है। जैसे क्रेडिटर तुम्हारा मीन्स की बिजनेस का, मतलब हम लोग एक कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग होता है। तुम्हारा मतलब बिजनेस का, तो बिजनेस का नहीं है, जिसको पैसा देना है वो बिजनेस का नहीं, तो उधारी हो गई, उसे लायबिलिटी कहते हैं, वो क्रेडिट होगा। और जो कैपिटल होगा वो भी क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान से सुनिए। पैसे, कैश इन हैंड 10,000, 16,800, 8,000, 50,000 और 20,000, जिसमें राम और श्याम के शामिल हैं। और क्रेडिटर है 9,000। आपको शुरू से बताया जा रहा है कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। आइए देखिए कितने पैसे हैं डेबिट में, 8 और 1,04,800, और यहाँ पे कितना है 9,000। जितना डिफरेंस है, अगर वो क्रेडिट साइड में है, देखो ये पैसा यहीं पे कम है, उसे कहते हैं कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर है। और अगर ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो उसे कहते हैं गुडविल। ये अकाउंटिंग का रूल है बैलेंसिंग फिगर के। अगर डेबिट में होता है तो गुडविल, और अगर क्रेडिट में होता है तो कैपिटल। और एक वर्ड और आता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि कभी कभी कैपिटल भी क्वेश्चन में होता है, गुडविल भी होता है। तो अगर क्रेडिट में कम आता है तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। हालांकि ये वर्ड मैंने बोल तो दिया, कैपिटल रिजर्व बहुत बड़ा वर्ड है, आगे बड़े क्लासेस में आपको काम आएगा, लेकिन उसकी भी बैलेंसिंग फिगर होती है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, केवल क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखो लिखा है, देखो लिखा, रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट डिस्काउंट 5%। अमाउंट नहीं है तो राम 8,000 रुपये है, वही राम है। डिपॉजिट जब आप चेक इनटू बैंक, तो राम से चेक मिला और डिपॉजिटेड है तो ये कैश हो जाएगा, डिपॉजिट कर दिया गया। देखो लिखा है यहाँ पे, रिसीव चेक फ्रॉम श्याम 3,860। तो श्याम कौन है, ये है, ये वही श्याम है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम शिव प्रसाद। शिव प्रसाद इसी में कहीं पर आ गए, क्योंकि चेक आपको शिव प्रसाद से मिल रहा है, तो देखिए शिव प्रसाद ये है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कोरिलेट होते हैं। जैसे तो अभी ट्रेड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देख रहे थे, तो रिटर्न कर रहा है, पेमेंट ले रहा है, तो आपस में जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सारे पॉइंट्स हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि कुछ खास टॉपिक ही बचे हैं जनरल में जो हमें डिस्कस करना है। आपने मिलकर सॉल्व करेंगे, नहीं आता पूछेंगे। जो आपके क्वेश्चन आर्ट्स बनते हैं आप पूछ सकते हैं। हम लोग जनरल के कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। आपका कितना तैयार है यह तो आप जानेंगे। सो जब भी वीडियो देखोगे कॉपी पेन रखोगे ध्यान से। और एक बात और समझ लो, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी ओल्ड हैं या नहीं भी ऐसे हैं, लेकिन अगर आपसे बड़े हैं तो आपको उनका भी केयर करना चाहिए। आपके पापा बाहर से, ऑफिस से, शॉप से आते हैं, आप उनका भी केयर करें।
जो माहौल है उसके हिसाब से भी, और ये तरीका भी होता है। और आप अपना भी केयर करेंगे और अपने टाइम का पूरा यूज करेंगे, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का न्यू सब्जेक्ट है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको जब आप ऐसा करते हो, जब आप बड़ों का केयर करते हो और खुद का भी केयर कर लेते हो, अपने टाइम का यूज कर लेते हो, पढ़ना है पढ़ लिए, सोना है सो लिए, तो इससे पॉजिटिवनेस आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जब पॉजिटिवनेस आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस इंसान का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया, कंट्रोल में है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी तरक्की कोई रोक सकता। उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना, उसके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा आ जाती है, आत्मविश्वास बिल्कुल जोरों से रहता है, और दिमाग में पॉजिटिव ही बातें आती हैं। यानी आप अपने अच्छाइयों का, अपनी सफलता का रास्ता का निर्माण, क्रिएशन खुद कर सकते हो। तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव सोचो, बी कॉन्फिडेंट, बड़ों का ध्यान दो, घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं जिनको दवा दे रही है टाइम से, उनका भी ध्यान दो, और खुद का भी केयर करो, और पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलते रहो, वो अपने आप रास्ता बन जाता है। ये गॉड के अंदर एक ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर खुद आ जाती है, गॉड खुद देते रहते हैं, और आप बिल्कुल सक्सेस हो जाते हो। अभी आपका काम है पढ़ना, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में हो, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं आपको। मोबाइल का मिसयूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल आपके हाथ में है, क्योंकि पढ़ने की बारी है, तो अब ऐसा सिस्टम बन गया कि मोबाइल से ही पढ़ना है। कभी भी उसका मिसयूज नहीं करना, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा आपका। यानी कि फ्यूचर बनाना और फ्यूचर बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।